वी आर नाउ डूइंग द प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ टीडीएस। हमने टीडीएस के सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। नाउ वी आल्सो डन अ फ्यू क्वेश्चंस व्हाइल डूइंग द लेक्चर। सो लाइक व्हेन आई एम टेकिंग द लेक्चर, बीच में मैंने इलस्ट्रेशंस डाली हुई हैं, बीच में मैंने कुछ केस स्टडी डाला हुआ है, बीच में मैंने कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस वहीं डाल दिए। So we've done a complete understanding of business. Now in this we are only going to do the practice of the PYQs and RTP questions. So I want you to read with me. See, the trick to solving the questions is read and solve. While you're reading it, solve it. So while you're reading it, make sure the story is forming. मेक श्योर आपको लॉ जो था उधर ले जाओ, चाहे 2 मिनट सांस लो, लॉ को याद करो, पॉइंट को एब्जॉर्ब करो, ताकि बाय द टाइम वी फिनिश द रीडिंग वी ऑलरेडी नो द आंसर एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग इट. सो रीड स्लोली, थिंक क्लियरली, स्टे काम एंड देन राइट फास्ट. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल हैव द LFCC फॉर्मेट ऑफ राइटिंग. पहले लॉ लिखेंगे, फिर फैक्ट्स लिखेंगे, कोरिलेट एंड कंक्लूड. तो लेट्स स्टार्ट. May 25 का सवाल है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS TCS and calculate the amount of TDS TCS in the following independent cases as per the provisions applicable for 26-27. On UB Click incorporate a non-resident company. तो मैं साथ साथ non-resident UB ले रहा हूं. Incorporated in country Y is engaged in manufacturing of paints and has factories across the world including India. तो प्लीज मैं साथ साथ ना डायग्राम में बता रहा हूं भाई, उनका इंडिया में फैक्ट्री है. ठीक है. The factory in India produces paints and sells in the Indian market as well as worldwide for the last 10 years. The story, the image has to be very clear. Its turnover for the last 3 years in India was 200 crore, 490 crore, 540 crore. ठीक है. On 1/5/25, अब मुझे ये एक्सिस समझ में नहीं आया कि इसने टर्नओवर क्यों दिया, अभी आइडिया नहीं है, पर चलिए धीरे धीरे चलते हैं. ऑन 1/5/25 इट बॉट रॉ मटेरियल. ओके, इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है फ्रॉम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, कलर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर 1 crore rupees. Colors Private Limited's turnover for the year 22-23 5 crore, 23-24 24-25 9 crore. अच्छा अच्छा अच्छा, अब ना मुझे समझ में आना शुरू करा. ये जा रहे हैं टुवर्ड्स 194 क्यू, परचेज करा है. तो बायर कौन है? बायर इज द नॉन रेजिडेंट. ठीक बात होगी. सेलर का टर्नओवर इरेलेवेंट है, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है. India does not have a DTAA with country Y. Discuss the TDS implications. तो सबसे पहली बात, नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को पेमेंट करी है. तो पहली बात, नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को पेमेंट करी है. रिमेंबर 194 क्यू में रेजिडेंट पे ही होना जरूरी था, यानी सेलर शुड बी रेजिडेंट. द पेयर कुड बी अ नॉन रेजिडेंट एज वेल. उसकी फैक्ट्री इंडिया में है, पेमेंट पे टीडीएस काटना है. 1 करोड़ का पेमेंट है, 50 लाख से ऊपर है, 0.1% of 50 lakh rupees. So they can frame the question whichever way. You might want to know कि भाई इसमें पता नहीं DTAA का क्या चक्कर है. अगर मैंने TDS के चैप्टर में आपको सारी बातें करा दी तो सारी बातें करा दी. Now within that, you should have the confidence कि एक बार हमने चैप्टर खत्म कर लिया, उसके बारे में जो भी मैंने आपको बताना था मैं आपको बता चुका हूं. So you must go into the paper with the confidence कि जो भी करना था वो तुली सर ने बता दिया. अब अगर कोई फैक्ट्स आ रहे हैं और उनमें कोई ऐसी बातें लग रही हैं पता नहीं क्यों दी हैं, तो इसका ये मतलब है उसका रेलेवेंस नहीं है. तो ओवर हियर द टीडीएस इज डिडक्टेबल 50 lakhs into 0.1%. सिंपल सी बात है. चलिए अगला चलते हैं. मेसर्स सील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, a domestic company engaged in the business of manufacturing and selling of washing powder and bars. Now, by now you should have realized we cannot read it like this. Mr. Seal India Limited, a domestic company engaged in the business of manufacturing and selling of washing powder and bars for the purpose of promoting and to boost the sales of its products to a higher agent to whom incentive. कुछ समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, एक ही बार पढ़ेंगे आराम से. रीड स्लोली. Mr. Seal India Private Limited, a domestic company engaged in the business of manufacturing and selling of washing powder and bars for the purpose of promoting and to boost sales of its products. It hires agents to whom incentives and commission is paid on the basis of percentage of sales made through them.
ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर प्रकाश अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज वर्किंग एज एन एजेंट। तो अब मेरे पास दो लोग आगे, मिसेस स्टील है और एक मिस्टर प्रकाश आगे। अ रेजिडेंट individual is working as an agent. The company paid him the following commissions and incentives on the basis of targets achieved. Commission for achieving targets 175, commission for achieving sales targets 160. तो आई थिंक यहां तक वी विल बी वेरी क्लियर। 194H में अगर 20,000 से ऊपर है तो आपको 2% टीडीएस काटना है। तो 175 और 160 ये हो गया 275, 335। इसके ऊपर 2% टीडीएस कितना बनेगा एक बार चेक कर लेते हैं। 335 इंटू 2% तो 6700 का टीडीएस कटेगा अंडर 194H। यहां तक जो मुझे समझ में आया। अदर इंसेंटिव्स आर 160। अब यहां पर बेटा इंसेंटिव्स लिखा है, अब मुझे नहीं पता ये कमीशन है या इंसेंटिव्स है, बिकॉज इन 194H वी वेरी क्लियरली सेड दैट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड इंसेंटिव्स। The figure of other incentives includes reimbursement of expenses of 1 lakh. ठीक है, incurred on booking of air tickets for an event in Singapore for Mr. Prakash and his family members who accompany him. The company has also given Mr. Prakash a laptop worth 60,000 for achieving sales targets for the month of September in October. अच्छा जी, अब प्रकाश जी और उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं एजेंट्स को आप कहाँ लेके जा रहे हो? टूर पे लेके जा रहे हो और उन्होंने 1 लाख रुपए खर्चे और आपने उसको रीइंबर्स कर दिया और 60,000 का लैपटॉप दिया। नो, ये वाला सेक्शन जो आता है ये 194R में आता है, इंसेंटिव्स में आता है। दिस इज नॉट कमीशन। कमीशन पे 194H लगता है पर यहां पर नहीं लग रहा है। 194R हम बिजनेस हेड के साथ करते हैं पूरा डिटेल में। तो 194R पे बिकॉज इट इज मोर देन 20,000 द वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स विच इज 1,60,000, उसके ऊपर 10% टीडीएस कटेगा विच इज 16,000 रुपीज। यही है। द कंपनी ऑल्सो अचीव, यही है बिल्कुल 1 लाख टिकट्स प्लस दिस अदर इंसेंटिव्स। अच्छा, लैपटॉप अलग है, एक मिनट के लिए। अच्छा, विच मीन्स उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अरे ये एक इंटरप्रिटेशन हो गया। 1 लाख इनकर्ड ऑन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स इन सिंगापुर, द कंपनी हैज ऑल्सो गिवन। ओके ओके, तो बेसिकली 160 तो ये है which includes incentives, includes reimbursement, and 60 for achieving the laptop. I mean, I can take both assumptions. I can say कि total 160 है और I can say 1 लाख टिकट्स का है, 60,000 अदर इंसेंटिव है और 60,000 का लैपटॉप है, तो आप उसको 2,20,000 मानो। आप दोनों में से जो भी assumption लिख दोगे दोनों सही होगा, बोथ विल बी करेक्ट। तो ये आ गया हमारा आंसर। Let's move on. Antiquemasters.com is an online portal that provides e-auction. I think मेरे को यहां तक पढ़ने के बाद ही, क्योंकि हमने e-auction का पूरा सर्कुलर अलग करा था, तो वी नो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 194O का। नाउ स्टॉप हियर। अब ई-ऑक्शन का पहले तो लॉ प्ले करो माइंड में, क्या था ई ऑक्शन का? हमने करा था कि अगर इफ द ऑक्शनर इज ओनली एक्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन तो उसको 194O में टीडीएस नहीं काटना है, पर अगर उसके थ्रू सेल हो रही है तो उसको टीडीएस काटना है। अब आगे बढ़ते हैं। Antiquemasters.com is an online portal that provides e-auction for antique items like coins, artifacts, etc., and operates only in India. The owners list their items on the portal, and interested buyers place bids for them on the portal itself. The portal provides details of buyers who make the top three bids. The seller chooses the buyer and intimates the portal. The portal takes the money from the buyer and transfers the amount to the seller's account after deducting the agreed commission. The seller then delivers the item directly to the buyer's address. What will be the TDS obligations on the portal with respect to sale amounting to 11 lakhs made by Mr. Sonu, an Indian resident, on the portal on 28th of February? Now ये 194O में आएगा बेटा। 11 लाख के ऊपर 0.1% आपका 1100 रुपए टीडीएस कटेगा। एंड प्लीज रिमेंबर, जो रिलेटेड कमीशन है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज वंस अ ट्रांजैक्शन कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ 194O उस पर और कोई सेक्शन नहीं लगता है। Now, while we are answering it, if every point you say law लिखा है, देखो as per 194O ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ये पूरा लॉ लिख दिया उसने। और एंटीक मास्टर्स ये आ गया फैक्ट्स का और कंक्लूजन आ गया। अब यहां पर
is required to this being the gross amount of sale product and e-commerce operator. इससे पहले आई थिंक these are facts. इससे पहले अगर आप एक लॉ लिख दोगे कि 194O में ई-कॉमर्स ऑपरेटर का if being an e-auction agent is not required to deduct TDS under 194O if all they are doing is visibility of the product without participating in the sale. तो ये लॉ लिखेंगे. तो लॉ, फैक्ट्स, कोरिलेट, कंक्लूड 2 नंबर का है, बट प्लीज मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दैट सीक्वेंस. चलिए, May 24. Examine the applicability of tax deducted at source, tax collected at source, and this in the following independent cases. Same बात लिखिए. Raj Kesari Hotels and Resorts Limited. Raj Kesari Hotels and Resorts Limited is engaged in the business of owning, operating, and managing hotels. The tips are paid by the guest by way of charge to the credit cards, UPI, or net banking in the bills. I think अगर याद है तुम्हें तो बड़ी क्लियर बात है, ये टिप्स वाली बात आ गई है ना. Okay, so the company disbursed the same to the employees at periodic intervals. Explain the reason, explain with reason whether the company is responsible for deducting tax at source from disbursement of tips to its employees. So again, law लिखेंगे. Law applicable section 192, where payment is made by the employer to the employees, then it is liable for TDS under 192. As held in ITC Hotels versus CIT, that where tips are collected by the hotel and disbursed to the employees, it does not come within the ambit of 192. Up facts. From the facts of the case, these are similar to CIT versus ITC Hotels. Therefore, the tips collected by the company and later disbursed to their employees is not covered by 192. Last May, therefore, there is no TDS liability under section 192. So make sure you are following the sequence of law, facts, correlate, conclude. Next, Lalit is an individual. अच्छा, पूरा पैराग्राफ मत लिखाना, 2 नंबर का भाई. आप 1.5 पेज लिखोगे तो भी 2 नंबर मिलेंगे. 2 लाइन लिखनी है. So you have to practice the art of writing it in lesser time. So I always say keep a stopwatch सामने रखो. 2 नंबर का सवाल है. आपके पास 1.8 मिनट्स फॉर एवरी मार्क है. आपके पास कितने हैं? 3.5 मिनट, 3.5 मिनट है. तो आप पहले उसको रीड कीजिए और साथ साथ लिखिए. तो 3.5 मिनट में यू हैव टू राइट इट डाउन. मैक्सिमम 4 मिनट, क्योंकि आपका कुछ टाइम केस स्टडी करते समय बचता है. बिकॉज ओवर देयर इज नो राइटिंग, ओवर देयर इज ओनली रीडिंग एंड चूजिंग द आंसर. कैलकुलेशन तो वहां भी करना, बस प्रेजेंटेशन का टाइम बच रहा है. So time management is a great thing. So please make sure you are learning to manage the time. So 3.5 मिनट में लिख के प्रैक्टिस करो बच्चों. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा. Lalit, an individual whose sales in business during the year ended 31st March 25 यानी 24-25 का डेटा दे रहा है, was 1.5 crore, opted to compute income under 44 AD for assessment year 25-26, which is 24-25. ललित की बात हो रही है. Okay, he paid 5 lakhs by check on 1/2/26 to a contractor. Okay, this is 25-26. Just make sure you are doing it enough slowly. An individual for, अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर भी इंडिविजुअल है क्योंकि बाद में अपने को कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर रेट पता करना पड़ेगा 194C वाला. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग, no amount was credited earlier to the account of the contractor in the books of Lalit. The turnover of Lalit for the previous year 25-26 is 95 lakhs. ठीक बात है. अब सबसे पहले मेरे को ये आ गया 194C. रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, 194C है. पेयर इंडिविजुअल है और पेयर का मुझे इंडिविजुअल है तो टर्नओवर चेक करना और टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का चेक करना, विच इज मोर देन 1 crore. इवन इफ टर्नओवर इन करंट ईयर इज नॉट, पिछले साल का ज्यादा है. 44 AD में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ टर्नओवर देखना होता है. सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. अब हम कहते हैं अमाउंट इज मोर देन 30,000, देयरफॉर 5 लाख के ऊपर आपको टीडीएस काटना इंडिविजुअल है 1%. देयरफॉर आई थिंक इट शुड बी 5 लाख पे 1%, 5,000 रुपीज. पहले लिख लो, बाद में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है. ही ऑल्सो पेज अ मंथली रेंट स्टार्टिंग 1st April of 56,000 for the office premises to Mr. Hemant, the owner of building. Besides, he also pays service charge of 5,500 per month
towards use of furniture fixture. Now again मेरे को अब दिमाग में आई और IB में चेक करना है। IB इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि टर्नओवर ज्यादा है, तो I लगेगा, और I में फर्नीचर का भी आता है, तो 56,000 प्लस 5,500 61,500 पे मंथली 10% TDS कटेगा 6150, because the combined amount is more than 50,000. Now once we've solved it, you will now go and write the answer, और आप देख रहे हो यही आंसर हमारा आ रहा है 194C में, क्योंकि इंडिविजुअल था 1% है। Now you can put your time around while you're doing it with me. टाइम करो, रीडिंग और सॉल्विंग में कितना टाइम लग रहा है, तो अपने वहां पर स्टॉप वॉच शुरू कर लो। चलो, XY and company, a partnership firm, selling its product are through the digital facility provided by ABC Limited, an e-commerce operator. Okay, so XY is a seller selling through e-commerce operator. On 20th February, ABC Limited credited in its books the accounts of XY and company. So ABC मतलब e-commerce operator ने सेलर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया विद द सम ऑफ 490 फॉर ऑनलाइन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट आर। तो क्रेडिट हो गया इन फेब्रवरी। ओके, लाइबिलिटी हो गया 4,90,000 इंटू 0.1%। फेब्रवरी में आ गया, कितना आता भाई? 490 490 आएगा, 490 इंटू 0.1%, 490 रुपीज। चलो, एक तो आ गया फेब्रवरी में। द कंपनी रिलीज द पेमेंट ऑफ 4,30,000 ऑन 6 में टू XYZ। तो ये तो मार्च में आ गया। Out of the above sales made during February, Mr. Rai, who purchases the product R through the digital facility of ABC, made payment of 60,000 directly to ABC on 15th of March. So again, over here we are assuming 430 plus 60, तो डायरेक्ट पेमेंट पे भी TDS कटता है, तो वो हमने ऑलरेडी काट लिया इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एट 0.1%। तो यहाँ पर क्या किया उसने? 0.1% ऑन 490 कर लिया। अब वो कह रहा है ABC is also required to deduct tax of 0.1 on payment of 60,000 directly. मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इन्होंने ऑल्टरनेटिवली बता दिया है कि भाई ऑल्टरनेटिव वी कैन एज्यूम दैट वो पेमेंट डायरेक्ट वाली जो है वो अलग से नहीं है। तो दोनों एजम्पशंस है, आप देखो ICI आपको दोनों एजम्पशंस के पूरे आंसर दे रहा है। सो मेक श्योर यू आर नॉट कंफ्यूज इन द पेपर। अगर आपको लग रहा है कि इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, भाई पता नहीं 60,000 ओवर एंड अबव है, हालांकि इसको पढ़ के तो मुझे लगा ही नहीं कि ओवर एंड अबव, मतलब इसको पढ़ के तो डायरेक्ट है कि 490 में 4,30,000 अलग है और 60,000 डायरेक्ट पेमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट वन, RTP November 24। ABC Telecom has entered into agreements with various distributors to sell its prepaid products. According to the agreement, the distributors purchase prepaid products at a discounted price from ABC Telecom and are free to sell these products at any price below the printed price. The distributors make a profit based on the margin between the purchase price and the sale price to retailers. आ गया याद? भारती एयरटेल वर्सेस CIT। ये डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट है, कमीशन नहीं है, तो 194H नहीं लगेगा पहली बात, बेसिकली उसी पे है मेरे ख्याल से। द डिस्ट्रीब्यूटर्स पे फॉर द प्रोडक्ट इन एडवांस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन दे सेल देम। ABC डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एडवांस में पेमेंट कर दी। ABC टेलीकॉम डज नॉट क्रेडिट और पे एनी इनकम टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स and is not involved in the transactions between the distributors and third party buyers. Examine whether ABC Telecom is obliged to deduct tax at source on the income or profit component earned by distributors. So answer is no, and like we did in CIT versus Bharti Cellular 2024, आप देख रहे हैं most of the questions are based on judgments that we have covered while we were doing the class. Now ये सारा उन्होंने टोटल है, ये मैंने आपको करवाया हुआ, you can read the answer. Now RTP November 23, again examine the applicability of provisions relating to deduction and collection of tax in the following cases for the financial year as per provisions contained in the Income Tax Act. चलिए, Delta Limited, SITS rate, an Indian company which was incorporated on 1/4/25 यानी 25/26 में, purchases coal from Fee Limited। अब यहां पर मुझे एक मिनट, Fee Limited सेलर है और डेल्टा लिमिटेड बायर है, और इन्होंने परचेज करा है कोल
P Limited is another Indian company purchased for 75 lakhs. 75 lakhs. To manufacture steel, Delta furnishes the declaration that such coal is used to manufacture steel and not for trading. तो ये आ गया 206C1A में आ गया. Therefore, no TCS. तो फी को कोई टैक्स नहीं कलेक्ट करना है. What are the TDS implications on such transaction if Delta's turnover was 12 crore? इसका 10 करोड़ से ऊपर हो गया. एंड फीस एनुअल टर्नओवर रेंजेस बिटवीन 16 करोड़. फी का तो मुझे चाहिए ही नहीं है, 2061 तो है ही नहीं है. तो अब क्या टीडीएस काटना है? बिल्कुल काटना है सर. 75 lakhs minus 50 lakhs is 25 lakhs into 0.1%. गलत. क्यों सर? अरे भाई, टर्नओवर 25-26 का दिया है, उसका प्रीसीडिंग ईयर का तो टर्नओवर 0 है, क्योंकि स्टार्ट ही 1425 को करा है. देयरफॉर 194 क्यू भी नहीं लगेगा. याद रखना ये बातें. उन्होंने देखो कितनी स्मार्टली तुम्हें टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर दिखा दिया, पर 25-26 का. मुझे इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का चाहिए, है ना? तो नो टीडीएस ओवर है. Would your answer change if Delta was incorporated on 1/4/24 and its turnover for 24-25 is 10 crores? हाँ सर, अब तो टीडीएस कटेगा. नारे, it should be more than 10 crore. Is 10 crore more than 10 crore नहीं है तो टीडीएस यहां पर भी नहीं कटेगा. दिस इज ICAI at CA फाइनल लेवल, लुकिंग एट मोर देन एंड मोर देन इक्वल टू के साइंस पे आपको क्वेश्चन बनाया जा रहा है. यहां पर सही बात वही लिखी है. The transaction would neither attract 194Q nor 2061H. The answer would not change even if Delta was incorporated, since the said turnover does not exceed 10 crore. Now, Sigma Limited, a car manufacturer, sold the following cars to car dealers. You know, each word is so important. You have to keep making sure you are reading every word carefully. कार डीलर्स दो बताए उसने, एप्सिलिप एप्सिलन लिमिटेड एंड ओमेगा लिमिटेड. बताओ जी. भाई से अभी ना भाई, तो आराम से नाम लिख लो. एप्सिलन लिमिटेड एंड ओमेगा लिमिटेड 10 कार्स. पहले तो ये बताओ, डीलर को बेच रहे हैं. सिग्मा लिमिटेड इज सेलिंग टू डीलर्स. इज इट कवर्ड बाय, कौन सा होता था गाड़ी का सेक्शन? 206C1F. नहीं लगेगा बेटा. सिंपल रीजन, डीलर को बेचने पे नहीं लगता. लुक एट द वेरी बेसिक पॉइंट इन द क्वेश्चन. लेकिन अब मुझे क्या चेक करना है? 194Q, यानी इसने पेमेंट करी और इसने पेमेंट करी, तो इनकी टर्नओवर चाहिए होगी, पक्का दी होगी. टर्नओवर ऑफ सिग्मा नहीं चाहिए. इसकी 14 करोड़ है, इसकी 9 करोड़ है, तो ओमेगा का तो टीडीएस नहीं होगा. इसका टीडीएस होगा 1 करोड़ 20 लाख है. सो 120 minus 50, 70 lakhs into 0.1%. इसको टीडीएस काटना पड़ेगा. आई थिंक दैट विल बी द आंसर. सॉरी. तो उसने कहा है आर नॉट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ सेल ऑफ कार्स टू इट्स डीलर. सिंपल सी बात होगी. और सिंस टर्नओवर ऑफ in year exceeds 10 crores, the value of cars purchased exceeds 50 lakhs, has to deduct 0.1. वही वाली बात आ गई at the time of credit. However, Omega is not required to deduct tax since its turnover does not exceed 10 crore. So, I hope you are not finding them difficult. I hope you are being able to do them with me. जो भी आपका है, please comment में जरूर लिखना और मेरे को WhatsApp मैसेज करना, so that we at least understand हाउ द स्टडीज आर गोइंग. रिकॉर्डेड में बस इतना सा थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि बच्चे का मुझे फीडबैक जो चाहिए होता है, दैट हैज टू कम थ्रू दीज रूट्स. तो जरा प्लीज स्टे इन टच. वॉट एवर इज द डाउट, प्लीज मेक श्योर यू आर आस्किंग मी. नाउ, Mr. Adesh, a resident Indian, purchased an apartment in Ashiana Gardens, a gated housing complex, from Ashiana Constructions Limited, an Indian company, for 48 lakhs. In addition, he paid 1 lakh for club membership and 1 lakh for car parking. Now we know the word consideration includes all of this. तो consideration कितना हो गया बेटा मेरा? 50 लाख का, 50 lakhs. The stamp duty value of the apartment was this much. Is Mr. Akash liable to deduct tax at source in respect of this transaction? If so, how much? Do not read the options. First, find your answer. Consideration 50 लाख है और stamp duty value 49.8 है. Whichever is higher is consideration 50 lakh. And I kept telling you
एक लौता सेक्शन है पूरे टीडीएस में जहां मोर देन इक्वल टू साइन है, और आईसीआई का फेवरेट है, मैं बता रहा हूं, चाहे वो इंटरमीडिएट के पेपर्स हो चाहे फाइनल के हो, इनको ग्रेटर देन इक्वल टू में बहुत मजा आता है क्वेश्चन डाल। तो यहां पर 50 लाख है तो टीडीएस डिडक्टेबल है एट 1%, सो द आंसर विल बी डी। तो मेक श्योर व्हाइल रिवाइजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, बट आई एम श्योर आप लोगों को याद रहेगा इफ यू लिसन टू द लेक्चर्स केयरफुली, है ना। चलिए एक और करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 25-26 Mr. A purchased scrap of 55 lakhs from Mr. B. Okay, for the purpose of his manufacturing unit. Mr. A also furnished a certificate to B that scrap shall be utilized for manufacturing process carried on by A and shall not be used for trading. बोलो, आ गया। अब क्या चेक करना है? 194 क्यूब। एक मिनट, बाहर कौन है? मिस्टर ए। मुझे टर्नओवर किसका देखना है? ए का देखना है, बस इतना ध्यान रखो। Mr. A paid a payment of 45 lakhs during the year to B. Assume the turnover of A and B from business carried on by them exceeds 10 crores in the financial year. Comment upon TDS and TCS implications. 194Q नहीं लगेगा? लगेगा बिकॉज ए का टर्नओवर ज्यादा है, पर अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड। ए का टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, तो लाइबिलिटी तो हो गया। अब उसने 55 लाख परचेज करा है, लेकिन पेमेंट का अमाउंट 45 लाख दिया है। अरे बाबा, क्रेडिट हो गया ना यार। तो क्रेडिट और पेड विच एवर इज अर्लियर, तो 55 लाख के ऊपर, सो 50 lakhs minus, sorry, 55 lakhs minus 50 lakhs, which is 5 lakhs into 0.1%. So ICI tries to confuse us with these small things, but I am sure you will not be confused. तो 500 रुपए का TDS आपका डिडक्ट होगा। तो आंसर में कितना आ गया है? Is required to deduct tax of 5 lakhs being the amount exceeding 50 lakhs, 45 being payment made, plus 10 lakhs being the amount credited to the account of B. Now remember 206C1H इस साल से नहीं है। Again follow law, पहले 206C1A का लॉ लिखो, फिर 194Q का लिखो, और फिर फैक्ट्स लिखो, और फिर correlate and conclude. Mr. P provides technical consultancy not being professional service to its various clients who deduct tax under 194J of the Act. Mr. P applies for lower rate certificate under 197 from the TDS officer in respect of his receipts from consultancy. During the year 25-26, Mr. P was issued lower deduction certificate allowing him to receive consultancy payments after deduction tax at 1%. Mr. P forwarded the certificate to his client, Mr. Q, asking him to deduct tax at 1% on the payment of 15 lakhs to be made to P. Mr. Q has approached you to advise on the amount of tax to be deducted from payments to be made to Mr. P. You gathered the information that Mr. P is not filing his ITRs for the last 2 assessment years, and TDS credit in his 26 AS is more than 1 lakh in each of the last 2 years. What would be your advice to Mr. Q? Now, this is based on 197. तो हमने बोला कि भाई TDS जो डिडक्ट होना होता है 2% होना होता है. However, since Mr. P has furnished a lower tax deduction certificate specifying a lower rate, आप उसको लो रेट करोगे। 206 AB जो था, जहां पर रिटर्न ना भरने वाला था, वो हटा दिया गया। Therefore, accordingly, 1% on 15 lakhs being the amount paid as technical fees has to be deducted. So the question can seem complicated, but the answer is simple if your mind is thinking clearly. Now, Miss Roshni sold her house property at Delhi to Miss Shalini for a consideration of 60 lakhs. She had purchased the house for 36 lakhs. Stamp value of the property is 82 lakhs. Determine the TDS. So whichever is higher. So 82 into 1% आप टैक्स इसका काटेंगे। कौन काटेंगे? शालिनी जी काटेंगे। तो शालिनी जी काटेंगे। किसका टैक्स होगा? रोशनी जी का होगा। And there is obviously no requirement to take TAN number, etc. Okay, so let's continue. In respect of the following independent case scenarios, you are required to discuss the provisions relating to the tax reduction at source for the year ended 31st March 26. TAM Electronics, an Indian company, imports certain computer software from Jam Electronics Incorporate, a non-resident company based in US, for reselling it to the end users in India. During the year, TAM Electronics paid a sum of 85 crores. I think we did this in काफी डिटेल में करा मैंने ये,
पर मैं एक बार करा देता हूं। तो हमारे पास टैम इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैम इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया है और ये आगे रीसेल कर रहे हैं। Now remember, reselling of computer software comes within the definition of royalty under section 916। लेकिन DTAA में अगर आपके पास मॉडिफिकेशन का राइट नहीं है, मॉडिफिकेशन का राइट नहीं है, तो इसके ऊपर ये DTAA में रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो अब ये जो इसको पे कर रहा है, इफ देयर इज अ DTAA जिसकी वजह से रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, बिकॉज मॉडिफिकेशन का राइट ना होने पे वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो देयर इज नो लायबिलिटी टू TDS। यहां पर यही वाली बात लिखी होगी, सारा मैंने एक्सप्लेन करा। However, as per India US DTAA resells the computer software purchase from JAM to resident end users without modification, the amount paid by TAM Electronics for purchase is not royalty due to the absence of the provision akin to explanation 4 to 916 in the DTAA, including ये हमने पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट करा था इन CIT वर्सेस इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आ गया क्वेश्चन उस वाली जजमेंट पर। मैंने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करा। Now DEHP Limited, a public sector bank in India, paid 20 crores to Messrs NFGS Limited, an organization that provides ATM networks to banks as commission for facilitating ATM and credit and debit cards. NGFS also facilitates online convenience banking. It links together the country's ATM network in a single network. So NFGS. तो ये भी हमने करा इन द लेक्चर वी डिड, क्या नेटवर्क प्रोवाइड करना, because there is no human service, it does not come within the ambit of fees for technical service, therefore इस पे TDS नहीं कटेगा अंडर 194J। और यही वाली बात यहां पर आ जाएगी, will not apply in case of provision since the same takes place without manual or human intervention। पूरा डिटेल में हमने ये केस करा था। Mr. A received an order from PQR Limited to stitch shirts. Okay. To complete such order, he purchased cloth of 35 lakhs from Fashion Limited on 24th May. He stitched T-shirts as per given specification and supplied to PQR. He raised a consolidated invoice in the following manner. Sale of 8,000 T-shirts at 500 each, 40 lakhs. Fashion Limited is closely related to PQR as specified in 40A2. So PQR client है जिसने ऑर्डर दिया है और आप जॉब वर्कर हो, लेकिन आपने क्लाइंट के रिलेटेड पार्टी से रॉ मटेरियल खरीदा है, देयरफॉर दिस कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड बिकॉज मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट अलग अलग नहीं दिखाई है, देयरफॉर इस सारे पे TDS कटेगा और ये कटेगा अंडर सेक्शन 194C। और जिसको पेमेंट हो रही है वो इंडिविजुअल है, तो 1% इस पे TDS कटेगा। सो अगेन यू हैव टू राइट द लॉ एंड देन यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ TDS। Mr. David, a Canadian citizen and a non-resident sportsman, received the following sums during the year from India. Income from participation in matches and honorarium for writing an article. So I think this is simpler, बड़ा simple question है। 194E में आ गया है 20% प्लस सरचार्ज, पर सरचार्ज लगेगा नहीं बिकॉज अमाउंट 50 लाख से कम है, पर सेस बेटा लगेगा, तो 20.80% डालना। 20% लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो यहां पर आप लिखोगे from participation of matches in India and for writing an article relating to sports, both are covered by 194E. Now May 22 में again Mr. Rajat, age 79 years, a retired resident individual, maintains a savings bank account S and a fixed deposit account F with ABC Bank, Delhi. He provides the following details for the financial: interest, pension, interest from fixed deposits. He does not have any other income during the year. Assume that Rajat filed Form 10 IEA to opt out of 115 BAC and now has no way of opting back. ये आ गया मेरा सेक्शन 194P। 75 साल से ऊपर है, because he is 75 and above, more than or equal to 75, and more than 75, and has pension income and only interest with ABC,
His pension income is also received in a saving bank account with ABC. तो 194B में मैं उसकी पेंशन लूंगा, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बिकॉज ओल्ड स्कीम में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक है, प्लस उसको एक 80TTB का डिडक्शन मिल जाएगा विच वॉज फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। एफडी और सेविंग्स बैंक दोनों पे मिलता है, 50,000 तक का मिलता है। तो आई गेट माई इनकम एंड आई विल कैलकुलेट माई टैक्स। हालांकि अगर इसने फॉर्म 10 IEA नहीं भरा होता तो शायद इसका टैक्स कम बनता बिकॉज ही वुड हैव देन बीन कवर्ड बाय 115 BAC। पर ये आजकल एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी चल रहा है कि एक बार आपने ऑप्ट आउट कर लिया, देयर इज नो ऑप्शन टू गो बैक एंड आई होपिंग दे विल करेक्ट इट वेरी सून। High and Tall Limited, a real estate development company. I love the way ICI innovates with the names and keeps them very interesting. मुझे दिखता है कि जो एग्जामिनर बैठे बना रहे हैं, सोचो उन्होंने सोचा इसका नाम रखेंगे हाई एंड टॉल लिमिटेड। A real estate development company entered into a joint development agreement with Mr. John. Okay, so ये आ गया joint development agreement with Mr. John, a resident individual, whereby Mr. John would transfer a plot of land measuring 10 acres for a part consideration of 6 crore to be paid on the date of agreement. That is 16. High and Tall Limited has planned to develop a high-rise apartment complex on such land by 31st March 28. Upon completion of the project, High and Tall would transfer 6 flats in the apartment to Mr. John as a final settlement. The fair market value of the flats is estimated to be 1.20 crores each as on 31st March 28. Now, we are not concerned with 28 और वैसे भी यहां लग रहा है 194 IC, वहां पर ऑन द मॉनेटरी कंपोनेंट जो भी मॉनेटरी पेमेंट होता है उस पे 10% TDS कटता है। सो मॉनेटरी पेमेंट कितना है 6 करोड़ का विच इज इन द ईयर 25-26। तो 194 IC के हिसाब से इसके ऊपर TDS कटेगा अंडर 60, अमाउंट विल बी 60 lakhs। ठीक है। The state government of Telangana granted a lease of coal mine to Messrs XYZ company on 1/9/25 and charged 10 crores for the lease। तो चलिए ये तो सिंपल सा है, 206C1C में आ गया है 2% of 10 crore। This is covered by 206C1C। Messrs XYZ sold coal for 1 crore to Messrs AB Private Limited। Second transaction आ गया during the year। The turnover of XYZ and AB for the year पिछला वाला अमाउंटिंग टू 5 करोड़ एंड 6 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो चलिए ये तो बात अलग होगी, पर मैसेज XYZ ने बेचा है टू AB लिमिटेड। दिस इज कवर्ड बाय 206C1 और वहां टर्नओवर का कोई कंडीशन नहीं। एंड दिस कोल इज नॉट यूज फॉर पावर जनरेशन और इन मैन्युफैक्चरिंग। तो 206C1A में एग्जाम्प्ट भी नहीं है। तो ये तो बेटा 1% ऑफ 1 करोड़ विल बी कलेक्टेड by XYZ company from AB Private Limited। ठीक है। Again, examine the applicability. Mr. Devansh, an Indian citizen residing in New York, came to India on a visit during the year. He paid 6 lakhs to a tour operator, Messrs. Journey. I love the names ICI uses. Journey Trip based in Mumbai for a tour package to Malaysia for 1 week. You know, अगर हमने ध्यान दिया हुआ है पढ़ते समय, रिवाइज करा है, तो ये पहली 3 लाइन में मुझे समझ में आ गया ये क्या पूछने वाला है। ये सेक्शन आ गया मेरा 206C1G और ये इंडियन सिटीजन है, रिजाइडिंग इन न्यूयॉर्क है, केम टू इंडिया ऑन अ विजिट। यहीं से मुझे पता चल गया नॉन रेजिडेंट को जो ऑन अ विजिट आता है उसको 206C1G नहीं लगता है, तो वो पैकेज खरीदे या LRS स्कीम में रिपैट्रिएट करे, दोनों केस में उसको कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। He left for Malaysia on 1/3 and returned to India on 8/3. Thereafter, he was in India till 5th April, on which date he took a return flight. He does not have any source of income in India. तो इंडियन सिटीजन है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसका 182 डेज का लिखेंगे जो ये पूरा नहीं कर रहा है। इसमें 120 वाला नहीं लगेगा क्योंकि IOFS 15 लाख से ज्यादा नहीं है, therefore he is a नॉन रेजिडेंट। और वही हमारा केस, इसको एक्सप्लेन करना भी नोटिफिकेशन में लिखा था कि नॉन रेजिडेंट को 206C1G नहीं लगता। ठीक है जी, चलिए keep going and while reading please, I am reading but you should be reading with me। and मेरी स्पीड कोई ज्यादा तेज रीडिंग की नहीं है, इतनी होनी चाहिए, तो धीरे धीरे डेवलप करते हैं। So XYZ Limited was incorporated on 1st April 25 for trading goods
ओके, यानी 25-26 में इनकॉर्पोरेट हुआ, एंड यू नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? इट्स टर्नओवर फॉर 25-26 इज दिस मच ना, अब नहीं फंसेंगे, एक बार फंस लिया। ड्यूरिंग द ईयर 25-26 इट परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स वाइट राइट, ये सारी लंबी कहानी बता रहा है, ये बायर है और बायर का पहला साल है, तो भाई इसको तो 194 क्यों लगेगा ही नहीं, मेरे को तो पहले ही पता है, यू कांट फूल मी। The above dates represent the date of credit to the account of Mrs. White Ride. Payment is made 1 month after. Mrs. White Ride's turnover for financial year was this and this was this. भाई उसकी क्या करनी, White Ride की थोड़े चाहिए। It purchased goods from, ये तो सेलर है, सेलर का डिटेल नहीं चाहिए, और इसमें 2061H अब नहीं लगता है, तो भाई इसमें कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज द नॉट अप्लाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और 2061H हट चुका है। चलिए, May 21, Mr. X, an employee of Messrs. JK Limited since 10th April 21. He resigned on 31st March 26 and withdrew 80,000, the balance in his EPF account. His PAN is available with Messrs. JK Limited. तो ये 192A में आ गया, 50,000 से ज्यादा है तो 10% का टैक्स इसका कटेगा अंडर, हाँ, विच इज 50,000 और मोर। देन MNO Limited is a producer of natural gas. बिना पढ़े आगे समझ में आ जाना चाहिए, नेचुरल गैस है, क्या ये फ्रेट वाली बात करेगा? ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड नेचुरल गैस वर्थ 20,50,000 टू मेसर्स HP, a partnership firm. It also incurred 2 lakh as freight for the transportation. It raised the invoice and bifurcated the value of gas as well as transportation charges. I think बड़ा क्लियरली पढ़ा था हमने, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इवन इफ शोन सेपरेटली, दिस इज सेल ऑफ गैस, इट इज अ कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, देयर इज नो टीडीएस अंडर 194C, डू नॉट अप्लाई। Messrs. Sahil and Company is engaged in the business of stock broking, depositories, mobilization of deposits, and marketing of public issues. Okay. It is a registered member of the National Stock Exchange. Every year, it makes payments amounting to 10 lakhs to stock exchange by way of transaction charges in respect of a fully automated online trading facility. This service is available to all members of the stock exchange concerning every transaction that is entered into. चलिए सोचिए किस पे है ये? अगर ब्रोकर कमीशन थी वो तो वैसे ही नहीं आती 194J में, पर ये क्वेश्चन ब्रोकर कमीशन पे नहीं है, ये एनएससी के चार्जेस पे है। एंड रिमेंबर इट इज ऑटोमेटेड, और अगर फुली ऑटोमेटेड है इट डज नॉट कम इन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस हमने कहा था स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल सर्विस होगी, और प्रोफेशनल सर्विस ये है नहीं, और किसी सेक्शन में ये आता नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो यही वाली बात यहां पर लिखा हुआ, अकॉर्डिंगली in respect of fully automated would not be liable for tax deduction at source. Fly Sky Limited has paid an amount of 5 lakhs during the year to Airport Authority of India towards landing and parking charges. This is covered by 194C. CIT versus Singapore Airlines की judgment थी, और the rate is 2% क्योंकि पेमेंट जो जारी है वो is to a non individual. नवंबर 20 तक पहुंच गए बेटा। Messrs. Kashdash Private Limited, an Indian company in the business of, अरे बाबा कौन बनाता है नाम, आई गेट इंट्रीग बाय इट, सॉरी, इन द बिजनेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट थ्रू आउट इंडिया, withdraws 10 lakhs in cash on the 7th day of each month during the current year from its current account with Union Bank for local payments and for payments of wages and incentives to temporary workers engaged by it in different events. It did not make any single payment of 10,000 or more to any person in a day. Examine the liability for tax reduction at source. अच्छा, आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। तो उसने बोला एग्जामिन द लायबिलिटी फॉर टैक्स डिडक्शन, तो उसमें 10,000 का तो यार वैसे ही कोई वो नहीं है लॉजिक, ये तो 10 लाख पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो 12 में 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो 1 करोड़ से ऊपर है तो 20 लाख के ऊपर you will be liable to deduct TDS at 2% of the sum exceeding 1 crore. Messrs. TQ Incorporate, a foreign company, seconded some employees to its collaborator. Seconded. अच्छा, देखते हैं। Messrs. Techwell Limited, an Indian company, for working on a turnkey project for setting up a pharmaceutical companies.
These employees worked with Messrs. Techwell throughout the preceding year. The employees were in receipt of salary from Messrs. Techwell. अच्छा अच्छा अच्छा, इसने बेसिकली मेरे को लग रहा है अपने एम्प्लॉइज सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं, लीज पे दे दिए हैं. ओके, सो मेसर्स टीक्यू इनकॉर्पोरेट ने मेसर्स टेकवेल को अपने एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए हैं और वो सारा साल इंडिया में टेकवेल के लिए काम करे हैं एंड देवर इन रिसीट ऑफ सैलरी फ्रॉम मेसर्स टेकवेल. They were also in receipt of special allowance directly from SSTQ in foreign currency outside India. ये हुआ अच्छा सवाल. Messrs. Techwell Limited deducted tax under 192 on the component of salary paid by it, without taking into account the special allowance paid abroad by Messrs. TQ in foreign currency. चलिए पहले तो ये सोचते हैं, क्या ये दो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है? Yes. Is that possible? Yes. Is it the employee's responsibility to choose one employer? Again, yes. और जो फॉरेन में अलाउंस मिल रही है, क्योंकि ये एम्प्लॉई सारा साल, उसने क्या बोला है, देवर थ्रू आउट द प्रीसीडिंग ईयर, ये तो रेजिडेंट हो गए सारे एम्प्लॉइज, तो बाहर की इनकम भी इंडिया में आई एम एज्यूमिंग टैक्सेबल हो जाएगी. आर प्लस ओ आर है, आई एम गोइंग टू एज्यूम दीज आर आर प्लस ओ आर. तो बाहर की जो अलाउंस है वो भी इनको टेकवेल को बताना चाहिए था, टेकवेल उस पर टीडीएस काट लेता, या उनको खुद पे कर देना चाहिए उस अलाउंस पे टैक्स. देखते हैं. Messrs. Techwell deducted TDS on the component. Achha. For this reason, revenue authorities treated Messrs. Techwell as an assessee in default under 201 for non-deduction of tax at source on special allowance component of salary paid by. Is such treatment by the revenue authorities and consequent levy of interest and penalty justified? Now, this is a tricky question because यहाँ Techwell को पता है allowance मिल रहे हैं. So, in this case, पहली बात 912 that any salary for services rendered in India shall be regarded as income earned in India. 192 requires a person responsible paying any income chargeable to deduct tax at the time of payment at the average rate of income tax computed on the basis of rates in force in the financial year. Since tedious provisions relating to payment of income chargeable under the Act salary form an integrated code along with charging and computation provisions under the Act, Section 192 has to be read with 912 and explanation thereof. Therefore, if any payment under salary falls under 912, TDS of course has to be deducted under 192. ये तो ना भी लिखते तो भी चलता. Consequently, Indian tax deductor is duty bound to deduct from the portion of salary paid by tax deducted at source on the entire salary paid to the employee, including special allowances paid abroad to the employee by the foreign company. It was so held in CIT versus New Delhi, CIT New Delhi versus Eli Lilly Company Private Limited. In case all the employees are residents, in this case, all the employees, since they have worked with the Indian collaborator throughout the year, if the tax due on special allowance received from the foreign company is paid by the recipient employees, then the Indian collaborator would not be treated as assessee in default. If these resident employees have furnished a return of income under 139 on or before the due date of filing the return, disclosing such income, and have also furnished a certificate to this effect from an accountant in the prescribed form, तो आप पेयर कंपनी को, टेकवेल को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानोगे. However, interest under section 2011A shall be payable from the date on which tax was deductible to the date of furnishing of return by such resident employee. In cases where tax has not been paid by the recipient, the assessing officer can proceed under 2011 to recover the shortfall in payment of tax and interest thereon from Techwell. However, no penalty under 271C would be attracted if the Indian company was under genuine and bona fide belief that it was not under obligation to deduct tax at source from the special allowance paid by the foreign company. So this is again, you have to take the plea कि इसमें टेकवेल क्योंकि कोलैबोरेटर है, उसको पता था भाई वहां से अलाउंस मिल रहे हैं, तो इस वजह से इट इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स. यू नो आई हैव डन लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैंने और भी दिए हुए हैं, पर नवंबर 20 के पहले वाले क्वेश्चंस, ये फाइल अपलोडेड है. इफ यू आर डूइंग द कोर्स विद मी तो आपको सॉफ्ट कॉपी भी है, आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल भी है, बट इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे. आई विल ट्राई एंड डू द लास्ट 5 to 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस. ठीक है, होप यू you know learned something while doing these questions, the way to read, the way to solve, the way to think.